गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं धरणीधर वैष्णव इतिहास की एक नई क्लास लेकर, और आज की जो हमारी क्लास है वो है यूनानी आक्रमण। और यूनानी आक्रमणकारियों में सबसे प्रमुख और जो सर्वप्रथम भारत में आने वाला था वो था सिकंदर। देखिए, ये जो आज हमारा जो अध्ययन बिंदु है, ये एक मैप के जरिए हमें समझना है कि किस तरह से सिकंदर आता है, किस तरह से युद्ध होता है। एक बहुत ही रोचक कहानी है यहाँ पर, जो सिकंदर है और राजा पोरस के मध्य युद्ध होता है। एक बड़ी ही ऐतिहासिक और यूं कहें कि उत्साहित करने वाली एक ऐसी कहानी है, युद्ध का वर्णन है, जिसको हम केवल एक मैप के जरिए समझने का प्रयास करेंगे, हमें याद हो जाएगा। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो जरूर कीजिए। चलिए पढ़ते हैं बाह्य आक्रमण और उसमें सिकंदर का आक्रमण। देखिए, हमने पहले जो क्लास पढ़ी है, या जो हमने पहले वीडियो था इससे पहले, वो था मौर्य काल के बारे में। और मौर्य काल के बारे में मैंने बताया था कि लगभग 185 ईसा पूर्व में 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है। और मौर्य साम्राज्य का जो अंत हो गया, उसके बाद यानी भारत की स्थिति में ऐसा कहें कि जो भारत था वो टूट चुका था, छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था। तो ऐसे में तो जो पश्चिमोत्तर भारत है, यानी ये भारत का कोई भी, इसमें वर्तमान भारत का कोई भी स्थान नहीं है, केवल पश्चिमोत्तर भारत का है, यानी जो वर्तमान अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, उस हिस्से को इस मैप में मैंने दर्शाया है। तो हम बात कर रहे हैं उस कंडीशन की जब मौर्य साम्राज्य का विघटन हुआ। तो मौर्य साम्राज्य के बाद का जो समय है उसको मौर्योत्तर काल कहा जाता है, यानी जो 200 ईसा पूर्व के बाद का समय। भारत में 200 ईसा पूर्व के बाद का समय जो माना जाता है वो क्या काल, कौन सा काल कहलाता है? मौर्योत्तर। इस मौर्योत्तर काल की क्या खास बात है कि यहां से बिखराव की स्थिति होती है और बाहर से आक्रमणकारियों को एक तरह से यूं कहे, बाहर से आक्रमणकारी बहुत तेज गति से भारत की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मौर्य काल का अंत भी इसी कारण से होता है कि 185 ईसा पूर्व में जो अंतिम मौर्य सम्राट था वृहदत्त, वो प्रज्ञा दुर्बल जिसको कहा गया है, वो कमजोर था। तो उसी के अमात्य पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी और मौर्य काल को समाप्त करके यहाँ पर शुंग वंश की नींव रख दी मगध में। कहा? मौर्य वंश को समाप्त करके शुंग वंश की यहां पर स्थापना कर दी गई। कहां पर? मगध में। कारण क्या था? इस समय यूनान का आक्रमण होता है, यवन आक्रमणकारी आते हैं, तो उनसे रक्षा नहीं कर पाता है वृहदत्त। इस कारण से पुष्यमित्र शुंग ने प्रजा की रक्षा के लिए ये कदम उठाया था। अब बात करते हैं इस समय कि क्या कंडीशन रही। तो मौर्योत्तर काल जो है उसके बाद हम देखेंगे दो कंडीशन है भारत में, दो तरह के वंश चलते हैं। एक तो देखो, विदेशी आक्रमणकारी भारत में आते हैं, तो विदेशी आक्रमणकारी भी केवल यवनी नहीं, यूनानी नहीं, बहुत से आएंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। और एक है भारतीय शासक। तो भारतीय शासकों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लगभग मौर्य काल पढ़ चुके हैं। मौर्य काल के बाद शुंग, कर्ण, जो भी सातवान वंश है, गुप्त वंश है, वो इस तरफ है। और इसी तरफ हम दूसरी तरफ देखें तो जो विदेशी आक्रमणकारी है वो लगातार भारत में आते रहे और अपना साम्राज्य की स्थापना का प्रयास करते रहे, हालांकि इसमें सफल बहुत कम हो पाए। तो विदेशियों में हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यवन या यूनानी आक्रमणकारी। यवन भी एक ही बात है। फिर यवनों के बाद में शक या जिनको सीथेन भी कहा जाता है। फिर पल्लव या पल्लव, इनका भी अलग अलग समीकरण किया जाता है, पल्लव और पहलव का। और इसके बाद कुषाण, और कुषाणों के बाद हूण। तो ये प्रमुखता से आक्रमणकारी आते हैं। बाद में और मुस्लिम आक्रमणकारी भी आते हैं, उनका समय बहुत बाद का है। इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका देखिए, कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में आने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या है। इनमें से कोई एक हटा भी सकता है, जोड़ भी सकता है, और उनमें से दे भी सकता है। तो ये सिंपल सी है ट्रिक, YSPKH। एक स्पेलिंग याद कर लीजिए, YSPKH। क्या याद करना है? YSPKH। यवन, शक, पल्लव, कुषाण और हूण। इनसे पहले देखिए पारसिक का भी आक्रमण होता है, किंतु वो महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि भारत तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। हमें ये याद कर लेना है, YSPKH जरूर याद कीजिए, क्योंकि इतिहास को समझने में भी मदद मिलेगी और साथ में हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर भी मिलेगा। क्योंकि देखिए, ये ऐसा समय है जहां पर ये हूण और कुषाण शक लगभग साथ से आते हैं, किंतु पहले कौन आया ये क्रम निर्धारण करना मुश्किल होता है, किंतु ये सही क्रम यही होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके आगे
किस तरह से सिकंदर भारत में आता है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे यवनों का भारत में आगमन। किसका पढ़ रहे हैं? यवन का या यूनानी आक्रमणकारी। और यवन आक्रमणकारी पे ही हमारी क्लास होगी और जो मुख्यतः सिकंदर पे है आज की हमारी जो क्लास है। तो देखिए जितना भी भारत में विदेशी आक्रमणकारी आए थल मार्ग से, वो केवल और केवल पश्चिमोत्तर क्षेत्र से आए, नहीं वर्तमान में जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, उससे सुदूर क्षेत्र से भारत में इसी रास्ते से आए, क्योंकि भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, उधर हिमालय पर्वत है, तो आने के कोई रास्ता नहीं बचता, एक ये पश्चिमोत्तर भारत है। तो यानी आक्रमण का जो रास्ता है वो कौन सा है? पश्चिमोत्तर भारत। तो ध्यान रखिए कि भारत में जो विदेशी आक्रमणकारी आए वो किस रास्ते से आए? पश्चिमोत्तर क्षेत्र से। अब सबसे पहले जो यूनानी आए या यवन जो आक्रमणकारी आए, इनकी जानकारी कहां से हमें मिलती है, या ऐसा कौन सा साहित्यिक स्रोत है या लिखित स्रोत है जहां से हमें इनके बारे में तो जानकारी मिलती है? साहित्यिक स्रोतों के बारे में और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात कर चुके हैं कि बहुत सी ऐसी चीज है जहां से हमें इनका पता लगता है। तो मुख्यतः बात करें यवनों की आक्रमण की जानकारी, तो वह एक तो गार्गी संहिता। कौन सा ग्रंथ? गार्गी संहिता। नंबर 2, कालिदास के द्वारा लिखे हुए नाटक। कालिदास ने लिखा मालविकाग्निमित्र। कौन सा लिखा? मालविकाग्निमित्र। ये भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अलावा यहां पर हम बात करें तो चरक के भी ग्रंथ, चरक द्वारा लिखे हुए बाणभट्ट का हर्षचरित्र, चरक की चरक संहिता और बाणभट्ट का हर्षचरित्र, ये मुख्यतः ग्रंथ है जिनसे जानकारी मिलती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण ग्रंथ है राज तरंगिणी, कल्हण की को क्या है? राज तरंगिणी। ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें इतिहास का वैज्ञानिक विभाजन किया गया है। इसके अलावा अश्वघोष बौद्ध विद्वान था। कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, इसके महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, और भी अन्य ग्रंथ हैं। इसके अलावा नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन, जो शून्यवाद और माध्यमिक सूत्र का प्रवर्तक है। नागार्जुन किसका प्रवर्तक है? शून्यवाद और सापेक्षवाद का प्रवर्तक है नागार्जुन। तो ये तो थे मुख्य। इसके अलावा साथ में हम बात करें तो जो सिकंदर था उसके साथ भी कुछ इतिहासकार आए थे बाहर से, तो उनमें भी हैं जिनमें जो सिकंदर के साथ आने वाले थे वो है नियार्कस, ओनेसिक्रिट्स, एरिस्टोबुलस और अन्य बात करें तो तिब्बती इतिहासकार तारानाथ। ठीक है, तारानाथ के भी 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। मुझसे भी प्रश्न पूछा गया था कॉलेज लेक्चर के इंटरव्यू में कि तारानाथ के प्रमुख ग्रंथों के बारे में बताइए। तो 2 ग्रंथ हैं, कंग्यूर और तंग्यूर। कौन कौन से ग्रंथ हैं? कंग्यूर और तंग्यूर किसके हैं? तारानाथ के। तो ये मुख्यतः ये जो स्रोत हैं इनसे हमें पता लगता है कि यवनों का आक्रमण होता है और किस तरह से भारत में इनका प्रतिरोध किया जाता है और बाद में ये यहीं के घुल मिलकर यहीं के समाज में होकर रह जाते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम इन स्रोतों के बाद किस तरह से सिकंदर कौन था और किस तरह से भारत की तरफ बढ़ता है। सिकंदर सुना होगा, महान सिकंदर है। क्यों महान है? क्योंकि उसने विश्व विजय का सपना देखा था और उसको पाने के लिए उसने अपनी पूरी कोशिश की। और उसकी प्रसिद्ध उक्ति भी याद होगी कि वो खाली हाथ आया और खाली हाथ चला गया, ऐसा भी उसने कहा है। किसने कहा है? सिकंदर ने। तो सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं। सिकंदर जो था मैसिडोनिया का शासक था। कहां का था? मैसिडोनिया या मकदूनिया, एक ही बात है, मैसिडोनिया या मकदूनिया। यहां का शासक था। यहां का शासक कब बना ये? इसके पिता थे जो फिलिप द्वितीय। पिता कौन है? फिलिप द्वितीय। किसके पिता हैं? सिकंदर के। सिकंदर को यूनान में अलेक्जेंडर भी कहा जाता है।
और फिलिप द्वितीय जो था, इसकी एक अलग रोचक कहानी है कि किस तरह से फिलिप द्वितीय की मृत्यु होती है, वो एक यूनान के इतिहास में है। और फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद में 20 वर्ष की या 19 या 20 वर्ष की जब आयु थी सिकंदर की, अलेक्जेंडर की, तब वो मकदूनिया का शासक बन जाता है। कौन? सिकंदर। 19 या 20 वर्ष की आयु में राजा बन जाता है। और राजा बनने के बाद में, यानी जो इसका समय माना जाता है, वो 336 ईसा पूर्व में शासक बनता है। शासक बनने का जो समय है सिकंदर का, वो क्या है? 336 ईसा पूर्व। ध्यान रहे, 336 ईसा पूर्व, यानी भारत में उस समय की बात करें तो भारत में उस समय था नंद वंश का शासन, और नंद वंश में महापद्म नंद का शासन, उसके बाद घनानंद आता है और मौर्य काल की शुरुआत होती है। तो 336 ईसा पूर्व में शासक बनता है। 19 या 20 वर्ष की इसकी उम्र मानी जाती है अलेक्जेंडर या सिकंदर की। गुरु की बात करें, सिकंदर के गुरु की बात करें तो वो है अरस्तु, एरिस्टोटल अरस्तु। और अरस्तु के बारे में जानते होंगे, अरस्तु महान यूनानी इतिहासकार। और अरस्तु के जो गुरु था वो प्लेटो, और प्लेटो के गुरु सुकरात। तो यहां पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि सिकंदर किस तरह से भारत में प्रवेश करता है। ये तो थी इसकी प्रारंभिक परिस्थितियां। अच्छी कंडीशन में था, पिता का साम्राज्य उत्तराधिकार में इसको मिला था, पर इसने जो स्वप्न देखा था, किसने? सिकंदर ने। सिकंदर ने यहीं पे अपने मन में ठान ली थी विश्व विजय की। किसकी? विश्व विजय की। देखिए यहां पर क्या समस्या क्या थी, यूनान कहें, यूरोप में कहें, विचारधारा ये चल पड़ी थी उस समय कि इस धरती के पार समुद्र है, और समुद्र के पार ऐसी कंडीशन है, वहां तक हमें उस साम्राज्य को जीतना चाहिए, उस साम्राज्य को हमें देखना होगा। तो सिकंदर की जो इच्छा थी वो भी यही थी कि मुझे समुद्र देखना है, और समुद्र देखने के लिए उसके संपूर्ण पृथ्वी को विजय प्राप्त करना चाह रहा था। उसे ये नहीं पता था कि संपूर्ण पृथ्वी गोल है। उस समय तक भी ये विचारधारा नहीं थी, ये विचारधारा तो बहुत बाद की 14वीं शताब्दी के आसपास की है। तो यहां पर विश्व विजय की सपना लेकर वो चल पड़ता है अपनी सेना के साथ में, अपने पिता की मृत्यु के बाद, शासक बनने के बाद। तो जो उसका प्रारंभिक समय था, अब इसके पास 2-3 ऑप्शन है सिकंदर के पास में। या तो ये पूर्व यानी भारत की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि यूरोप मध्य में है, यूरोप से पूर्व की तरफ यानी इराक, ईरान और भारत का हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा, ये पूर्वी, इधर से प्रवेश करेगा तो ये पूर्व में पड़ता है भारत। और अगर इधर जाता तो वो था पश्चिम यानी यूरोप। इधर अफ्रीका महाद्वीप था, और इधर तो काफी निर्जन क्षेत्र माना जाता है। तो इसने इन तीनों रास्तों को छोड़ करके पूर्व की तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि पूर्व की तरफ इसको ज्यादा संभावनाएं दिखाई दी अपना साम्राज्य विस्तार की। तो क्या साम्राज्य विस्तार की देखता है? क्योंकि अफ्रीका में जो थे वो लोग जंगली थे, असभ्य थे, ऐसा इसका मानना था, और वास्तव में थे, आज भी जंगली हैं। यूरोप की भी कंडीशन ऐसी थी, असभ्य लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, यहां भी कंडीशन बहुत बुरी थी। तो इसलिए ये भारत की समृद्धता के बारे में जानता था, और भारत की तरफ आगे बढ़ने का इसने विचार किया, और इस दिशा में ये शुरू करता है विश्व विजय का अपना सपना लेकर भारत की तरफ बढ़ता है। तो भारत की तरफ बढ़ने से पूर्व इसको जो रास्ते में जो साम्राज्य मिलता है वो पारसिक या हकामनी साम्राज्य, इराक ईरान का जो था पारसिक साम्राज्य। कौन सा है? पारसिक, या जिसको क्या कहते हैं? हकामनी। हकामनी साम्राज्य बीच में पड़ता है, और इससे इसका युद्ध होता है सिकंदर का। तो इसके बारे में हम देखिए इसकी सामान्य जानकारी हम देख चुके हैं। 336 में शासक बनता है, मैसिडोनिया का था, फिलिप द्वितीय के पिता थे, 20 वर्ष की आयु में, 19 वर्ष की आयु में शासक बनता है। अरस्तु गुरु थे, विश्व विजय का सपना लेकर ये चल पड़ता है भारत की तरफ। 300 शासक बनने के तुरंत बाद ही 336 में शासक बनता है, उसके तुरंत बाद ये चल पड़ता है। इसका रास्ता बाकी आगे हम इसको विस्तार से देखेंगे, किस तरह से ये भारत में आता है और जाता है, और किस तरह से पोरस से लड़ाई करता है। तो 331 ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण समय था सिकंदर के लिए। 331 ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण तिथि है सिकंदर के लिए। क्यों? क्योंकि इसने यूं कहें हकामनी साम्राज्य जो सबसे महत्वपूर्ण था पूर्व की तरफ बढ़ने के लिए, जिसको विजित करना, तो यहां पर हकामनी साम्राज्य के विरुद्ध एक आरबेला का युद्ध होता है। कौन सा? आरबेला का युद्ध होता है। किस किस के बीच में? एक तरफ तो है सिकंदर, और दूसरी तरफ है यहां का शासक जो है वो दारादित्य। कहां का? हकामनी साम्राज्य जिसके अधिकार में था, और इसी के रास्ते ये भारत में प्रवेश करता है दारादित्य।
यहाँ का शासक कौन है? दारातित्य। दोनों के मध्य भयंकर युद्ध होता है, आरबेला का युद्ध है 331 ईसा पूर्व में। और इस युद्ध में सिकंदर की विजय होती है और जो पारसिक हकामनी साम्राज्य था वो किसके अधिकार में आ जाता है? सिकंदर के अधिकार में आ जाता है। और अब यहीं से वो आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है और यहां से आगे बढ़ता है। वो 331 के बाद 326 तक भारत में पहुंचता है। उसको देखते हैं किस तरह से भारत में पहुंचा। यहां तक पहुंच चुका है। अब देखिए भारत, यहां से हम शुरुआत करते हैं किस तरह से वो भारत में पहुंचता है और किस तरह से युद्ध करता है। तो देखिए हकामनी साम्राज्य का अंत करने के बाद सिकंदर, जो सिकंदर है, इस बल्क या जिसको कहते हैं बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया और बल्क के रास्ते से भारत में प्रवेश करने का रास्ता चुनता है, क्योंकि यही एक रास्ता था। अब इस समय की जो है कंडीशन है वो बहुत खराब थी, ऐसा कहा जाता है। जो डॉक्टर राय चौधरी हैं, सिकंदर के बारे में देखते हैं उससे पहले हम देखते हैं राय चौधरी का मत। डॉक्टर राय चौधरी साहब का कहना है कि इस समय जो ये पश्चिमोत्तर भारत है ये लगभग 28 राज्यों में बटा हुआ था। कितने राज्य हैं यहाँ पर? 28 छोटे बड़े राज्य हैं। इसमें कुछ गणतंत्र हैं, कौन से? गणतंत्र और कुछ राजतंत्र। तो दोनों आपस में क्या कर रहे थे? विशत्रुता अपनाए हुए थे, शत्रुता थी। जैसे यहां पर हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इसको एक बार साइड में रखें, हम फायदे में रहेंगे क्योंकि इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर पोरस तक्षशिला के मध्य वो चलता था। जो अर्नोस है उनके और तक्षशिला के मध्य मालव और कठ, यानी ज्यादातर के मध्य आपसी शत्रुता थी, एक दूसरे से वेरभाव रखते थे। तो इस समय भारत की कंडीशन यानी अच्छी नहीं थी और सिकंदर के लिए ये एक उपयुक्त स्थान था जहां से वो इस इलाके को जीत सके। जो सिकंदर है अब ये बल्क बैक्टीरिया के रास्ते आगे बढ़ता है, यहां से पार करके अलेक्जेंड्रिया को पार करता हुआ काबुल तक पहुंच जाता है। काबुल यहाँ पर निकाया नाम की एक स्थान है। तो कहां पहुंचता है सिकंदर? निकाया पहुंचता है। किस रास्ते से? काबुल के रास्ते से, यानी बल्क बैक्टीरिया से होते हुए अलेक्जेंड्रिया तक होकर काबुल तक पहुंचता है। और कहां पहुंच जाता है अंत में? निकैया में। देखिए निकैया मैंने यहां भी बताया है, ये अलग निकाया है। यहां पर काबुल को निकाया कहा जाता था। तो काबुल मार्ग से वो हिंदुकुश को पार करके, ये हिंदुकुश पर्वत पड़ता है यहां पर, तो इसको पार करके काबुल यानी निकाया यहां पर पहुंच जाता है। और काबुल पहुंचने पर यहां पर देखिए निकाया या जो काबुल है महत्वपूर्ण स्थान है याद करने के लिए कि जो भारतीय प्रदेशों के सबसे निकट पड़ने वाला प्रदेश जहां पर सिकंदर सबसे प्रारंभ में रुकता है या जहां से उसको देशद्रोही मिलते हैं, वो कौन सा स्थान है? निकैया या निकाया। अब यहां पर सिकंदर के साथ एक आम्भी नाम का शासक है। कौन? आम्भी। भारत का प्रथम देशद्रोही घोषित कर सकते हैं हम इसको, ऐसा वर्णन मिलता है। ध्यान रखना, भारत का प्रथम देशद्रोही जिसकी कारण से सिकंदर को भारत में एंट्री मिली और जिसके कारण से वो भारत के इस इलाके को जीत पाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अवतारी पुरुष नहीं था सिकंदर कि भारत के इतने एक विशाल साम्राज्य को या इतने मजबूत गढ़ को ढहा सके, किंतु देशद्रोही की परंपरा प्राचीन काल से है। और आम्भी और साथ में है शशिगुप्त। कौन कौन है? आम्भी और शशिगुप्त, ये दोनों देशद्रोही थे जिसमें आम्भी सबसे प्रमुख था। और आम्भी कहां का शासक था? तक्षशिला का। आम्भी तक्षशिला का शासक था जो यहां पर सहायता का आश्वासन देता है सिकंदर को। और सिकंदर को क्या चाहिए था? मौके की तलाश थी, ऐसा कोई मिल जाए। तो सिकंदर को आम्भी मिलता है और आम्भी कहता है, क्योंकि तक्षशिला यहां पर है और पूर्व पोरस यहां पर, इन दोनों के मध्य शत्रुता थी और तक्षशिला का आम्भी चाहता था कि इस अलेक्जेंड्रिया सिकंदर की मदद लेकर पूर्व या पोरस को वो खत्म कर सके, ऐसा उसकी सोच थी। तो देखिए यहां पर आम्भी इससे मिल जाता है। ध्यान रखना, आम्भी और शशिगुप्त दोनों यहां पर स्वयं नहीं मिलते, यहां पर आम्भी का दूत मंडल मिलता है। ध्यान रखनी है, सॉरी, दूत मंडल यहां पर आम्भी का किससे आकर मिलता है? सिकंदर से। और कहते हैं कि उसने सहायता का आश्वासन दिया कि भारत में पहुंचने पर उसका स्वागत किया जाएगा सिकंदर का और उसे पूरी तरह से सहायता दी जाएगी, ऐसा कहा गया सिकंदर को। अब देखिए यहां पर जो सिकंदर है अपनी सेना के 2 टुकड़े कर लेता है। यहां से उसने विजय क्रम को आगे बढ़ाता है और अपनी सेना के 2 टुकड़े कर लेता है। कौन? सिकंदर। सिकंदर की जो सेना थी उसको 2 भागों में बांट दिया।
एक का नेतृत्व तो स्वयं करता है और जो दूसरा भाग था उसको हेफेस्टियन और पेर्डियस के नेतृत्व में देता है। हेफेस्टियन इसका सेनापति है, ये दो महत्वपूर्ण जो इसके सेनापति पेर्डियस और हेफेस्टियन, इन दोनों के नेतृत्व में सेना का एक दल दे देता है। ध्यान रखना थोड़ा सा नाम है, हमें केवल इसको समझने पे जोर देना है, इतिहास हमें अपने आप याद होगा, केवल एक कहानी के रूप में इसको समझिए। हेफेस्टियन और पेर्डियस के नेतृत्व में एक सेना का गुट दे देता है, दल इनको दे देता है, और दूसरे का नेतृत्व स्वयं करता है, ये पहला और ये नंबर दूसरा। हेफेस्टियन को क्या कहता है कि देख यहां पर जो है सिंधु नदी है, देखिए ये सिंधु नदी मैंने ड्रॉ की है। सिंधु नदी सबसे पहले पड़ती है पेशावर तक्षशिला के निकट से होते हुए नीचे पाटल तक, इसका मैंने विस्तार किया है। सिंधु नदी एरनोस के पास से होती है तक्षशिला के किनारे किनारे और अंत में पाटल तक जा रही है। इस नदी को पार करना सिकंदर के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस नदी के पार ही सारे महत्वपूर्ण स्थान भारत में थे। तो इस नदी को पार करने के लिए जो सिकंदर है इस सेना को आदेश देता है कि आप लोग जाइए और उस सिंधु नदी पर पुल बनाने की तैयारी कीजिए। किसको? इस नदी को, इस सेना की टुकड़ी को क्या कहा कि सिंधु पर पुल बनाने की आज्ञा दी। सिंधु पर क्या बनाने की? पुल, कि सिंधु नदी को पार करना है तो उस पर पुल बनाया जाएगा, और पुल बनाने के लिए इसको भेज दिया। और स्वयं क्या करता है? इस इलाके को जीतता हुआ, और देखो ये जो सेना गई वो कौन से रास्ते से? काबुल से खैबर दर्रा पास करते हुए, पेशावर से होते हुए यहां तक इनको पहुंचना था, ओहिंद के पास जहां पर इनको पुल बनाना था। ये पहले से तय था। काबुल से खैबर दर्रा पड़ता है और फिर पेशावर, जिसको पुष्प कलावती भी कहते हैं, और यहां से इनको तक्षशिला के पूर्व में, तक्षशिला नदी के उस पार था, और इनको इस तरफ रहना था ओहिंद के पास में, जहां पर इनको पुल बनाना था नदी के ऊपर। अब इस जो ये सेना गई, इसके बारे में बाद में पढ़ते हैं, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। इस सेना को जाते समय पुष्प कलावती या पेशावर के निकट एक आक्रमण का सामना करना पड़ता है। पुष्प कलावती भी कहते हैं इसको। तो पुष्प कलावती के समीप जो शासक था इसका, यानी पश्चिमी गांधार, क्या कह सकते हैं इसको? पश्चिमी गांधार प्रदेश जो था, यहां पर इसको एक आक्रमण का सामना करना पड़ता है। यहां का शासक था अष्टक, या जिसको हस्ती भी कहा गया है। इस सेना का, इस हेफेस्टियन और पेर्डियस के नेतृत्व में सेना का इससे जो होता है आक्रमण होता है, हमला होता है, दोनों में आपस में लड़ाई होती है। इस लड़ाई में क्या होता है? इसमें 30 दिन तक घेरा चलता है, काफी कठिनाइयां उठानी पड़ती है इस सेना को। 30 दिन तक लगातार युद्धों के बाद में अष्टक या पुष्कलावती के ये साम्राज्य क्या होता है? परास्त हो जाता है, और ये सेना आगे सिंधु के पास पहुंच जाती है हेफेस्टियन के नेतृत्व में। देखिए